हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल की इस महत्वपूर्ण क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो ये था कि बिहार में वायवीय की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने थे और मैंने आपसे कहा था कि जो भी इसका सही जवाब बताएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेगा, उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो आइए देखते हैं किन किन ने इसका आंसर किया है। तो इस क्वेश्चन का केवल एक जवाब हमारे साथ पास आया है, वो है निक्की सिंह का, जिसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है पटना, और ये इनका जवाब बिल्कुल सही है। वायवीय का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। इसी तरह आज का क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए, उसका जो भी जवाब देगा उसका नाम उसके कमेंट के साथ यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है निक्की सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण कमेंट के लिए। जो वाहवी आंदोलन है इसे सल्फी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का इस्लामी आंदोलन था। इसका जो श्रेय है कि ये आंदोलन किया किसने था, इसको इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है। ठीक है कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो थे, इन्होंने इस आंदोलन को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका की थी। भारत में वाहवी आंदोलन पटना बिहार के क्षेत्र में हुआ एक इस्लामी धार्मिक और पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। इसका नेतृत्व भारत में किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। अगर आपसे पूछे कि वाहवी आंदोलन स्टार्ट किसने किया था और इसका बिहार में नेतृत्व किसने किया था, तो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने किया था। और अगर वहीं पे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि इसका नेतृत्व भारत में किसने किया था, तो सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व भारत में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, कोसी नदी घाटी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है और ये स्वतंत्र भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी निगम के स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से दामोदर घाटी अधिनियम 1948 को हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछे दामोदर नदी घाटी का जो परियोजना का है वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1948 के अधिनियम के तहत हुआ था। किस दिन? 7 जुलाई को। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है कि पश्चिम बंगाल का शोक कौन सा है? दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके नाम के साथ साथ आपके कमेंट को इस अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, इसी के दौरान असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से लेके 1922 तक चला था। ये जो असहयोग आंदोलन है, जब चोरा चोरी की घटना हो गई थी, उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी की घटना देखने को मिली, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। और इसी के दौरान जब ये आंदोलन चल रहा था तब बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। कब की गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई। ठीक है, कहाँ पे की गई? बिहार के पटना में की गई। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इन्होंने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, तो 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1938, 1940, 1941, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1940। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 1940 में हुई थी। इस कॉलेज का संचालन 1970 में स्थापित
1870 में, 1870 में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पटना जो महिला कॉलेज है, महिला विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा 1870 में ये बना था, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, इसके द्वारा 1940 में किया गया था। ठीक है, बिहार का पहला महिला कॉलेज था और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत भी था, क्योंकि इसके पहले बिहार में कोई भी महिला कॉलेज नहीं था, तो ये जो था महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला कॉलेज था और इसकी स्थापना 1940 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मक्का से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया है इस समय। बिहार जो है, मक्का नहीं है, सॉरी, मखाना है, हमारे करंट में मखाना है कि मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पे हुई है? मखाना बोर्ड। तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में ही हुई है, ये करंट का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पे हुई है। तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में हुई है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, इसे लीची का शहर कहा जाता है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और मक्के के उत्पादन में भी यही पहला स्थान रखता है, यानी कि मुजफ्फरपुर में लीची का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है और मक्के का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, मक्के के कुल उत्पादन के मामले में देश, अगर पूरे देश की बात करें तो बिहार दूसरे नंबर पे आता है। मतलब कि जो मक्का होता है उसके उत्पादक राज्यों में बिहार दूसरे नंबर पे आता है। अगर बात करें पहले नंबर पे कौन है, तो तमिलनाडु पहले नंबर पे आता है और बिहार दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, बिहार के कुछ खास जिले जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, ये सब मक्का उत्पादन में अग्रणी है, जिसकी वजह से बिहार पूरे भारत में दूसरे नंबर पे मक्का उत्पादन में आता है। अगर आपसे पूछ ले मक्का उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह 1857 के नेता हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ये पूछा है कि ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीशपुर। जगदीशपुर के आरा से संबंधित थे कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर के आरा से संबंधित थे कुंवर सिंह। 1857 में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया 1857 की क्रांति में। 24 अप्रैल को इनको अंग्रेजों के साथ आखिरी युद्ध हुआ था, 24 अप्रैल को, जिसमें इनके एक हाथ में गोली लग गई थी और इन्होंने अपने हाथ को काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। लेकिन फिर भी उसका जो इन्फेक्शन है वो फैलता गया और 26 अप्रैल 1858 को इनका जो है देहावसान हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, यहाँ से देखिए 1857 विद्रोह के कुछ नेता और उनके केंद्र दिया हुआ है कि किन्होंने कहाँ से जो है वो लीडरशिप की थी, कहाँ से नेतृत्व किया था, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो ये जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किए हुए थे। नाना साहब कानपुर, जनरल बखत खान ये दिल्ली से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी ये हम सभी लोग जानते हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ से, जनरल बखत खान दिल्ली से, नाना साहब कानपुर से और कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि ये TRE 2.0 2023 में पूछा गया प्रश्न था। उस समय करंट में था और उस समय के एग्जाम में देखने को मिल गया था। जिस तरह मैं आज आपको बार बार मखाना बोर्ड की स्थापना बता रही हूँ, मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में हुई है। यह प्रेजेंट टाइम का करंट क्वेश्चन है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है भागलपुर, मुंगेर, पटना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो थावे महोत्सव है ये बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। थावे महोत्सव कहाँ पे हुआ था? बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज जिले में
आयोजित हुआ था। यह महोत्सव वर्ष 2012 से हर साल आयोजित किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो गोपालगंज में पर्यटक को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। गोपालगंज में वहाँ की एक ग्राम देवता है, थावे दुर्गा जी का मंदिर है। उनके आकर्षण को लोगों को दिखाने के लिए, लुभाने के लिए, जिससे पर्यटक आएँ, और पर्यटक से क्या होता है, पर्यटक आने से इकोनॉमी इंक्रीज होती है। इसलिए ये थावे महोत्सव मनाया जाता है बिहार के गोपालगंज जिले में। ठीक है, गोपालगंज एक और चीज़ के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? गोपालगंज में जो है वो लिंगानुपात पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा हैं। बिहार का एकमात्र जिला है गोपालगंज जहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी बिहार में महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। एकमात्र जिला गोपालगंज है जहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियम के रूप में किसने किया था? 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियम के रूप में किसने किया था? प्रोफेसर अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जा रही है 1937 की। 1937 में प्रीमियम के रूप में किसने किया था मंत्रिमंडल का गठन? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ये प्रीमियम मुख्यमंत्री थे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत जो था वो आज़ाद नहीं हुआ था और बिहार ने अपना प्रीमियम मुख्यमंत्री बना लिया था 1937 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। आपको पता है 1936 में बिहार का 3 बार में डिवीज़न हुआ था। पहले जो हुआ था वो बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग किया गया था। बिहार और उड़ीसा प्रांत एक में था और इससे अलग हो गया था बंगाल। किस सन में हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बिहार उड़ीसा प्रांत से बंगाल कब अलग हुआ था? उसके बाद आप देखते हैं 1936 में बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया जाता है। बिहार अलग और उड़ीसा अलग। फिर आता है अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने 2000 में देखा था कि बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है। तो बिहार का कई बार में बंटवारा हुआ, लेकिन जब बिहार को बंगाल से अलग किया जा रहा था, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस को बंगाल से अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। उसी दिन बिहार अपना बिहार दिवस मनाता है। ये पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन बिहार जो है वो बिहार और उड़ीसा प्रोविंशियल बंगाल से अलग होने की घोषणा हुई थी। ठीक है, अलग होने की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर बाबू कुंवर सिंह से क्वेश्चन आ गया। TRE 2.0 के में 3rd पेपर में आया हुआ था कि बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? तो अभी हमने आपको बताया कि बिहार के जगदीशपुर या फिर आरा दे दे। यहाँ पे जगदीशपुर भी किसी एग्जाम में दिया रहता है, जगदीशपुर या फिर आरा, ठीक है, से संबंधित थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बराबर की पहाड़ियाँ निम्न में से बिहार के किस शहर में सबसे समीप है? मखदूमपुर, मुंगेर, मधुबनी, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मखदूमपुर। बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वो मखदूमपुर के निकट है। मखदूमपुर कहाँ है? तो मखदूमपुर जहानाबाद जिले में एक एरिया है, मखदूमपुर एक गांव है, उसी के निकट बराबर की पहाड़ियां हैं। अगर यहाँ पे मखदूमपुर ना देके जहानाबाद दिया होता वो भी आपका सही हो जाता कि बराबर की पहाड़ियां जहानाबाद से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए किया जाता है। आजीवक संप्रदाय को बराबर की पहाड़ियों को दान में किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अशोक के पिता जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे और इन्होंने आजीवक संप्रदाय को बराबर की पहाड़ियों को दान में दे दिया था। ठीक है, मौर्य शासक अशोक द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। बराबर पहाड़ियों पर 4 गुफाएं स्थित हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बराबर पहाड़ियों पर कितनी गुफाएं स्थित हैं? 4 गुफाएं स्थित हैं। कौन कौन सी? कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, लाम ऋषि या फिर लोम ऋषि जिसे कहते हैं गुफा, एवं विश्व झोपड़ी या विश्वामित्र गुफा। ये 4 गुफाएं बराबर की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण आपसे पूछा है, उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ, इस तरह से आपको लगाना है। उसके लिए आपको बिहार का मैप याद होना चाहिए, तभी आप इन दिशाओं को लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे मैप की क्लास नहीं देखी है तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मैप की क्लास मिल जाएगी, जहाँ पे सारे ज़िले जो भी हैं, बिहार के जितने भी ज़िले हैं उनको याद करने का ट्रिक के साथ उनको याद करवाया गया है। आप उन्हें देख लीजिए, जिससे अगर ज़िले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है कि इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शिवहर, वैशाली, नालंदा और नवादा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, शिवहर, वैशाली, नालंदा और नवादा। यानी कि ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगा हुआ है, ये अपने आप में उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगा हुआ जिला है। ठीक है, आप मैप वाली क्लास जरूर देखिएगा, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अगले एग्जाम में इन जिलों को बदलकर दूसरा जिला दे दे, तो उसे जानने के लिए आप मैप वाली क्लास जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? भैंसालोटन, खैराटोला, ठकराड़, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो त्रिवेणी नहर है ये बिहार में, ये जो नेपाल से बिहार में आने वाली गंडक नदी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार का जो मैप है ये कुछ इस शेप में होता है, और जो बिहार को बीचों बीच से काटती है वो गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से काटती है। यहाँ पे सबसे पहले जो आके मिलती है, यहाँ पे छपरा जिले या सारण में, ये होती है घाघरा नदी, जिसे यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी, इसे रामप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है नेपाल से मांगचू ग्लेशियर से आती है आपकी गंडक नदी। इसी गंडक नदी, ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों में है। इसी गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर बना हुआ है, और ये जो है नदी, गंडक नदी, ये बिहार में भैंसनलोटा नामक स्थान पे प्रवेश करती है। भैंसनलोटा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है, और इसी भैंसनलोटा में नहर बना हुआ है जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों को कनेक्ट करती है, दोनों की सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर कहाँ पे बना है? तो पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन नामक स्थान से बना हुआ है। ठीक है, इस नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इस नहर का निर्माण 1909 में हुआ था। किस नदी पर हुआ है? गंडक नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? गंडक नदी पे हुआ है। अब जब मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से आके बिहार में मिलती है, तो आपको पता चल गया कि ये, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार के किस तट से मिलती है, तो बिहार के ये बाएं तट से मिलती है। ठीक है, बिहार के बाएं तट से पहले आती है घाघरा जिसे कहते हैं, घाघरा आती है जिसे सरयू कहा जाता है, इसे रामप्रिया भी कहा जाता है। फिर आती है गंडक नदी जिसे सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। फिर आती है बूढ़ी गंडक। ये नदियों का क्रम है बिहार में, और सबसे लास्ट में आती है महानंदा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की सबसे आखिरी नदी कौन सी है? महानंदा है, और सबसे पहली कौन सी है? घाघरा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी वही पहाड़ी है जिस पर जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे पारसनाथ, इनको सोमेश्वर पहाड़ी पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ से आपसे पूछा, जो बिहार में ही लोकेटेड है, पूर्णतः ये बिहार में ही स्थित है, इसमें सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई बताना है। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई 875 मीटर है। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 875 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है सोमेश्वर पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये आपका TRE 2.0 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। बिहार में सर्वाधिक इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पटना नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगंज, क्योंकि बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है। कहाँ पे होती है? किशनगंज में होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। इसका जो औसत वर्षा है वो 2200 मिलीमीटर लगभग होती है, 2200। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि है। ये न्यूनतम वर्षा है। ठीक है,
अगर आयोग ने इसका जो उत्तर है वो पटना माना है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो पटना ना होकर किशनगंज होगा, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर पटना माना है, किशनगंज को नहीं माना है। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब होगा किशनगंज, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? किशनगंज में होती है। बात करें गया की, बिहार के गया जिले की, तो बिहार का जो गया जिला है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी और सबसे ज़्यादा गर्मी, अगर आपसे पूछ ले बिहार का कौन सा जिला सबसे गर्म है, तो यही गया सबसे गर्म जिला भी है। और सबसे सर्द जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो यही जिला गया जिला ही सबसे ठंडा जिला है। ठीक है, सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला यही गया जिला होता है। अगर बात करें साक्षरता की दृष्टि से बिहार में सबसे मतलब कौन सा जिला बिहार का सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो रोहतास जिला है। रोहतास जिला बिहार का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर, पटना, चंपारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर है, उस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं और वो रेशम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वो जिला है भागलपुर। बिहार का जो भागलपुर जिला है इसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, ये रेशम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। भागलपुरी रेशम एथेनरिया फाबिया रेशम कीट के कोकूनों से बनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा जो भागलपुरी रेशम है वो किस कोकून से बनाया जाता है, तो एथेनेरिया फाविया कोकून से बनाया जाता है। इसको सिल्क सिटी या रेशम शहर के नाम से भी जानते हैं भागलपुर को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताते रहिए, जिससे आपका नाम आपके कमेंट के साथ अगले वीडियो में मैं लूँ, और साथ ही साथ अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दीजिए। ठीक है, ऑप्शन है 15 फरवरी 2021, 26 फरवरी 2022, 14 फरवरी 2020, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा 14 फरवरी 1920 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 14 फरवरी 1920 में। क्यों किया गया था? ये पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण और वन विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो पौधे रोपण को प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य था पौधा रोपण को प्रोत्साहित करना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्यार का पौधा यानी कि पौधा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। ये 14 फरवरी 2020 को स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? अब यहाँ पे कम पूछा है, अगर पूछता साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ अररिया, पूर्णिया, नवादा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। बिहार का जो पूर्णिया जिला है ये इसकी साक्षरता जो है वो सबसे कम है। अगर वहीं पे बात करें सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, तो हम लोगों ने देखा था कि रोहतास जिला, बिहार का रोहतास जिला जो है ये सबसे ज़्यादा साक्षर है। और सबसे कम साक्षर कौन सा है? तो ये पूर्णिया जिला है। बिहार का पूर्णिया जिला जो इधर किससे सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल से। ये बिहार का मैप कुछ ऐसे होता है और यहाँ पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। यहाँ पे आपका किशनगंज है, पूर्णिया है, यहीं पे आपका पूर्णिया है जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। मैप को अच्छे से पढ़ने के लिए, ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए आप मैप वाली क्लास भी जरूर देखिए। ठीक है, और ये सबसे कम साक्षर जिला है। जनगणना 2011 ये मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व करवाया है, आप उसे जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जनगणना से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1859, 1861, 1863, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1863, ऑप्शन सी। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त था? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जुब्बा साहनी ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से थे, जिसे लीची का शहर कहा जाता है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला लीचियों के लिए प्रसिद्ध है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या फेमस है? बिहार के मुजफ्फरपुर का लीची के साथ साथ क्या फेमस है? मक्का।
मक्का उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान पे आता है। और अगर पूरे भारत में बात करें मक्का उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तो जुब्बा साहनी जो थे ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित थे और ये एक क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे जुब्बा साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल, आजाद दस्ता, आनंद दल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सियाराम दल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सियाराम दल था ये सक्रिय था। सियाराम दल का गठन किसने किया था, किसके नेतृत्व में इसका गठन हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था और इन्हीं के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया भारत लेवल पे और इन्हीं के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो सियाराम सिंह है ये कहाँ से संबंधित थे, किस राज्य से थे? तो ये तिलकपुर भागलपुर से संबंधित थे। किस राज्य से संबंधित थे? भागलपुर से संबंधित थे। इस क्रांतिकारी दल के कार्यक्रम की 4 बातें मुख्य थी। कौन सा? धन संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन बनाना। ये जो दल था, ये जो संगठन था, ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये धन संचय के लिए, शस्त्र संचय के लिए यानी कि शस्त्र इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, शस्त्र चलाने का लोगों को प्रशिक्षण देती थी, शस्त्र कैसे चलाया जाता है, और साथ ही साथ सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जनता को इकट्ठा करती थी, लोगों को एकमत करती थी। ठीक है, कौन सा? सियाराम दल। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह द्वारा इस दल की स्थापना की गई। किसके कहने पर? तो जयप्रकाश नारायण के कहने पर। जयप्रकाश नारायण ने किस दल की स्थापना की थी? आजाद दस्ता की गठन जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आई होप सो आप लोग को सब कुछ क्लियर होता चल रहा होगा। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पूछा बिहार का गांधी। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। लाल कुर्ती दल, खान अब्दुल गफ्फार, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि सियाराम सिंह ने सियाराम दल की स्थापना की थी। अब पूछ लिया किस जिले में की थी? पटना, भागलपुर, चंपारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। टीआरई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि सियाराम सिंह जो थे वो बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित थे। भागलपुर जिला बिहार का वही जिला है जिसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। रेशम उद्योग के मामले पर नंबर 1 पे है, वहीं से संबंधित है सियाराम सिंह, और इन्होंने यहीं से स्थापना की थी सियाराम दल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? जनरल हैविट, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यू रोज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कुंवर सिंह के दौरान जो ब्रिटिश सैनिक आया हुआ था, ब्रिटिश था, वो था जो कैप्टन था वो था ले ग्रांट। कुंवर सिंह के ले ग्रांट आया था। ठीक है, कौन आया था? ले ग्रांट। अब ये कुंवर सिंह कौन है? कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध नेता थे। 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाद में वह अपने घर लौट आए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई के नेतृत्व किया। कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज जो है इस युद्ध से हार गए। उस समय जब कुंवर सिंह का युद्ध हुआ तो उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? ले ग्रांट कर रहा था, कैप्टन ले ग्रांट कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और 1858 में ही 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने वाली महिला कौन थी?
श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, गौरीदास, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक जो सत्याग्रह था इसमें श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती गौरी देवी, श्रीमती हसन इमाम और गौरी देवी के, एक मिनट, हसन इमाम और गौरीदास, इनके साथ साथ और महिलाओं ने भी भाग लिया। हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, कमलेश्वरी देवी और गौरीदास, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार कोई तटीय राज्य नहीं है, ये किसी भी तट से सीमा साझा नहीं करता है, तो इसने सिंबॉलिक रूप से बिहार नमक आंदोलन का जो है विरोध किया हुआ था। कब किया हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक आंदोलन शुरुआत हुआ था और बिहार में महिलाओं ने इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसमें सक्रिय रूप से सारण और चंपारण जिला था। बिहार का सारण और चंपारण जिला इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। और बिहार में ये आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। और भारत में ये आंदोलन कब हुआ था? भारत में ये आंदोलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत में ये आंदोलन कब, कहाँ और किसके नेतृत्व में हुआ था नमक आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी आए हुए थे और वहाँ पे राजकुमार शुक्ल भी पहुंचे हुए थे, जहां पे इन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि ये बिहार चले और बिहार के चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करें। बिहार के चंपारण जिला में 3 कटिया प्रणाली से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसका नेतृत्व करने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था, महात्मा गांधी से सहयोग मांगा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। रामचंद्र शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा था। ठीक है, चंपारण नेतृत्व क्या था? तो चंपारण के जो किसान थे वो 3 कटिया प्रणाली से परेशान थे, 3 कटिया प्रणाली से परेशान थे, जिससे राजकुमार शुक्ल है, इन्होंने गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में मिले और कहा कि आप चंपारण आइए और इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे, बिहार के चंपारण पहुंचे और 3 कटिया आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का भारत में ये पहला सफल आंदोलन था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन कौन सा था? यही चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। चंपारण आंदोलन ये महात्मा गांधी का भारत में हुआ पहला सफल आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930, 1932, 1930, अप्रैल 1930 या मार्च 1930? तो आपको पता है बिहार से कोई भी एग्जाम हो उसके क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, उसके ऑप्शन इतने नियरेस्ट होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि 1930 में बिहार में नमक आंदोलन हुआ था, लेकिन किस महीने में हुआ था? तो जो महीना था वो था अप्रैल का महीना। अप्रैल में 16 अप्रैल को 16 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च को भारत में स्टार्ट हुआ था। भारत में यह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो साबरमती से दांडी तक हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती से दांडी तक हुआ था। 241 मील की टोटल यात्रा थी और ये 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल तक चली थी और बिहार में यह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी के साथ साथ 78+1 लोगों ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात कर रहा है असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद जो थे ये बहुत ज़्यादा सक्रिय नेता थे, किसान नेता के रूप में उभर कर आए थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किया था।
असहयोग आंदोलन कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। ये आंदोलन संपूर्ण भारत में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 1922 में जब उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नाम स्थान पर चौरा चौरी घटना होती है, तब ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया जाता है, जिसका काफ़ी लोगों ने विद्रोह भी किया और कांग्रेस से अलग होकर नए पार्टियों का गठन भी हुआ, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन का मतलब जो है वो ये आंदोलन समाप्त हो। लेकिन महात्मा गांधी चौरा चौरी घटना से हतोत्साहित होकर इन्होंने इस आंदोलन का जो है वो ख़त्म कर दिया था, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। इस दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय किसान नेता कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद बिहार में सक्रिय किसान नेता थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1930, 1928, 1940, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है 1928। बिहार में 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों के एक समूह द्वारा किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्रवादी नीतियों से असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह आदि शामिल थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेता थे। ठीक है। बिहार यूथ लीग का विलय हो गया था। कहाँ पे विलय हुआ? तो भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में बिहार यूथ लीग का विलय हो गया 1934 में। कब हुआ? 1934 में, 1934 में। ये बना कब था? 1928 में बना था और 1934 में इसका विलय हो गया भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बिपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। सारण और चंपारण जिले बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले 2 जिले थे। छपरा में 3 हिस्सों में विभाजित स्वयं सेवकों का नेतृत्व गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र ने किया था। अगर एक एग्जाम में आपसे पूछा है कि सारण और चंपारण में किसने नेतृत्व किया था, तो हो सकता है अगले एग्जाम में दे दे कि छपरा में किसने किया था। तो छपरा में जो नेतृत्व किया था वो था गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वाहवी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया? मौलवी मोहम्मद हुसैन, मौलवी अहमदुल्ला, एम वजूल हक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वजूल हक दोनों ने ही क्या किया था? इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मौलवी हुसैन और एम वजूल हक दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके आरोप में? तो इन्हें ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पे आपसे पूछे वहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। वहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे, जो आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था। आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इसका सही जवाब बताते हैं तो कमेंट बॉक्स में, अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपके नाम के साथ आपके कमेंट की फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में दिखाई जाएगी। तो आप इसका सही जवाब देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? मौलवी पीर अली खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी फजल हक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट पटना? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।